समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तकियां, और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहां पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये PDF के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो एक प्रकार से इनविजिबल हैं, आप लोगों के लिए आसानी से दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसके लिए हमारे सेशन में पूरे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर PPT के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो सेशन चल रहा है दृष्टि 2022 समसामयिक घटना चक्र की सबसे जो लोकप्रिय पुस्तक है दृष्टि, उस पर आधारित आपका ये सेशन है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। सारे पॉइंट को हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का सेशन। और याद रखिएगा, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए और आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दृष्टि सबसे लोकप्रिय किताब है जहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और पहला हमारा जो आज का वैज्ञानिक परिदृश्य का पॉइंट है वो है यीलॉन क्रेटर। पहला पॉइंट हमारा है यीलॉन क्रेटर। ये जो आपका यीलॉन क्रेटर है डियर, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट एक प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है तो उसके लिए आपको बुक को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट को इस आधार पर बनाया गया है जिससे आपके पूरे बुक के करंट अफेयर को हम लोग आसानी से और कम टाइम में तैयार करवा सकें आपको, और वहाँ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके सामने रख सकें। चलिए, तो पहला है यीलॉन क्रेटर, जिसमें हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम चीन के, कहाँ पर डियर, उत्तर पश्चिम चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर विश्व के तीसरे सबसे बड़े ये आपका निर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रेटर की खोज की है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर का खोज कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके अमेरिकी एजेंसी है जिसका नाम है नासा, जो आपके 1958 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसी अमेरिकी एजेंसी के द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन के हेलोंगजियांग में, हेलोंगजियांग जो प्रांत है चाइना का, वहीं पर इसकी खोज किया गया है विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर, जिसका नाम क्या है, तो यीलॉन क्रेटर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही बन सकता है कि हाल ही में नासा के द्वारा अभी विश्व के सबसे बड़े किस क्रेटर की खोज की गई है, तो आंसर हो जाएगा यीलॉन क्रेटर। अगला हमारा है इनसैट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनसैट 4B जो आपका है, ये जो उपग्रह से आपका संचार उपग्रह है, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी इसके जो कार्य की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है। ये आपका याद रखिएगा 24 जनवरी 2022 को इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, इसके संचार उपग्रह नाम क्या है, इनसैट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया या डीकमीशन कर दिया गया है। मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान से गुजरने वाला या भारत का 21वां जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट उपग्रह होगा। यानी एक प्रकार से मिशन को कंप्लीट करने के बाद ये हमारे देश का, भारत का 21वां एक प्रकार से इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी एक प्रकार से उपग्रह है। ये आपका याद रखिएगा। ध्यातव्य है कि DTH एवं अन्य संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनसैट 4B का प्रक्षेपण 12 मार्च 2007 को इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से डियर, फ्रेंच गुयाना से इसरो के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा
कि जो इनसैट 4B है वो किस क्षेत्र के लिए विशेषकर लॉन्च किया गया था इसको उपग्रह के रूप में। तो याद रखिएगा ये संचार सेवाओं के लिए है। किसके लिए डियर? DTH और संचार सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया था। अगला हमारा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ही आपका अभी हाल ही में नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से किया गया है और इसे यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन से? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको शॉर्ट फॉर्म में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के नाम से भी जानते हैं। ये आपका नासा के द्वारा अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली दूरबीन है डियर, जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है अभी तक की। अंतरिक्ष में जो आपके जितने भी प्रक्षेपण किए गए हैं उनमें सबसे बड़े दर्पण इसी में लगे हुए हैं। और JWST यानी आपका जेम्स वेब, ये आपका जो एक प्रकार से जो दूरबीन है, जो दुनिया के समय सबसे बड़ी दूरबीन है, सबसे ज़्यादा कांच जिसमें लगे हुए हैं जेम्स वेब में, यह आपका नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त यानी साझा मिशन के तहत इसको तैयार किया गया है। यह जो है बिग बैंग जो आपका थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी यानी पृथ्वी के निर्माण की जो थ्योरी है, उसी के पश्चात प्रथम प्रदीप्त चमक ल्यूमिनस ग्लो है उसको लेकर सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के जरिए किया जाएगा। यानी एक प्रकार से बिग बैंग थ्योरी में भी अपनी योगदान देने वाला है यह आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है अवरक्त तरंग दैर्घ्य में ब्रह्मांड के अवलोकन के माध्यम से ऐसी घटनाओं और पिंडों को देखा जा सकेगा जो अभी तक किसी भी अन्य दूरबीन के माध्यम से संभव नहीं हो सका था। यानी इस दूरबीन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, जो अन्य दूरबीन इसके पहले इन्वेंट किए जा चुके हैं, आविष्कृत किए जा चुके हैं। और ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दर्पण का जो व्यास है वो लगभग 6.5 मीटर का है। और उसके अलावा ये आपका इसके अलावा जो हबल के दर्पण का व्यास है वो 2.4 मीटर का है, 2.4 मीटर का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट डियर आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट हमारा है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। नाम क्या है? धवन 1 इनका नाम है, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 इसका नाम है। और ये आपका जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है धवन, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत के द्वारा किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम क्या है? तो धवन 1 इसका नाम है। 25 नवंबर 2021 को धवन 1 नाम के एक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका नाम क्या है? क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1। इसका जो परीक्षण है हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एयरोस्पेस एजेंसी निर्माता तथा वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप, नाम क्या है? स्काई रूट एयरोस्पेस। ये हमारे देश की एक निजी एयरोस्पेस कंपनी है, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसी स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा इस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का प्रक्षेपण किया गया है। और यह जो प्रक्षेपण है या परीक्षण जो है नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में किया गया है। और साथ में जो धवन 1 है ये हमारे भारत देश का निजी रूप से विकसित पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भारत का निजी रूप से निर्मित पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? तो धवन 1 है। कहाँ से निर्मित किया गया या आपका प्रक्षेपित किया गया है? तो हैदराबाद की एयरोस्पेस एजेंसी से, ये एक निजी एजेंसी है, उसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। अगला हमारा जो क्रेटर है उसका नाम है हैंसन क्रेटर। नाम क्या है डियर? हैंसन क्रेटर इसका नाम है, याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है क्योंकि काफ़ी अन्य चीज़ें भी इसके बारे में हैं जो डिटेल से अगर हम चर्चा करें तो, लेकिन यहाँ पर पूरे बुक के आपके इस
वैज्ञानिक परिदृश्य को काफ़ी कम टाइम में आपके सामने प्रदर्शित करना है, ताकि आपको सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि अगर इसी वीडियो को सारे डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे का होगा, जो आप लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। इसलिए इस सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ने के लिए आपके पास बुक उपलब्ध है। लेकिन अगर कहीं पर आप एग्जाम में देने के लिए बैठे हुए हैं और पूरे वर्ष के करंट अफेयर को आसानी से तैयार करना चाहते हैं, तो समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर इसे आपके संक्षिप्त रूप में सारे करंट अफेयर को यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हैनसन क्रेटर 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नाम क्या है, नासा के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU यानी आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका यूनियन है, उसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हैनसन क्रेटर किया गया है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन बनेगा, ये कहाँ पर है, किस उपग्रह पर है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। नाम क्या किया गया है, हैनसन क्रेटर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इसका नामकरण इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किया गया है। यह जो नाम है, वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत जो इस व्यक्ति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैनसन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम किया गया है। याद रखिएगा, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला हमारा है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। कौन सा डियर? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, जो एक प्रकार का 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसका संबंध विज्ञान से है। आखिर इसके बारे में चर्चा क्यों है डियर? तो याद रखिएगा, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन, नाम क्या है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन, का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का विषय रखा गया है भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि, यानी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इसका थीम है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे बेंगलुरु में किया गया है। एक प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पर कोई भी अगर आपका सम्मेलन हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता ज़्यादातर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। और ये आपका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की पहली स्टील स्लैग रोड, ये सारे पॉइंट हम अपने जो आपका डेली करंट अफेयर का सेशन होता है डियर, डेली शाम को 8 बजे, उसमें भी हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर में आपके इस वैज्ञानिक परिदृश्य में सारी चीज़ों की एक साथ हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। ये आपका हाल ही में भारत की जो पहली स्टील स्लैग रोड है, ये हमारे देश के एक बहुत ही विकसित राज्य जिसका नाम है गुजरात, गुजरात के सूरत में ये आपका इसकी स्थापना की गई है, इसको निर्मित किया गया है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। और ये जो आपकी रोड है लगभग 1 किलोमीटर व 6 लेन वाली एक प्रायोगिक पायलट परियोजना है जो आपकी स्टील रोड तैयार की गई है। इसमें 100% संतृप्त आपका जो आपके इस्पात हैं वो अपशिष्ट का प्रयोग किया गया है, 100% इस्पात का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही निर्माण में लगभग 1 लाख टन प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का इसमें प्रयोग किया गया है, इस भारत की पहली स्टील स्लैग रोड में, जिसे गुजरात में शुरू किया गया है, सूरत में। तो अगला हमारा है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अभी हाल ही में। एक आपका सुपर पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जो है IIT रुड़की के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इस समय हमने कई सारे सुपर कंप्यूटर के बारे में चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर आपका है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। यह आपका है, इसको फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका है कहाँ पर, बेंगलुरु में डियर, IISc जो बेंगलुरु है, इसी में परम प्रवेगा नाम के एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। और यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह किसी भारतीय अकादमिक संस्थान में
एनएसएम के तहत स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहला ये है कि इसका नाम क्या है, तो परम प्रवेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसे स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो IISc बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है, जो दूसरा आपसे क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, इस सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत विकसित किया गया है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है। और साथ में इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता जो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता। नेक्स्ट हमारा है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। कौन सा, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में अभी हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था डियर। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसका नाम है डियर, याद रखिएगा। जिसे कहां पर, इसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। यह आपका जो सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो क्षमता है लगभग 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जब भी हमने आपको डिस्कस किया था, NSM के तहत जो है इसको विकसित किया गया है। नेशनल आपका सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। और इस सुपर कंप्यूटर की उपलब्धता से IIT रुड़की तथा आसपास के अकादमिक संस्थानों के प्रयोक्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल जो आपकी शक्ति प्राप्त होगी और साथ ही साथ में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के बहुविषयी क्षेत्रों में एक प्रकार से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। क्योंकि जब सुपर कंप्यूटर थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी पावर या क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी कार्य में तेजी आ जाती है, इसीलिए ये जो आपका IIT रुड़की में स्थापित किया गया है परम गंगा सुपर कंप्यूटर, इससे अनुसंधान क्षेत्र में तेजी आएगी। अगला हमारा जो पॉइंट है डियर, भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल संयंत्र का निर्माण। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए डियर, क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में एक प्रकार से ऐसा कोई इन्वेंट किया जाता है जो हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो वो एग्जाम में आपके जरूर दिखता है। तो भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल संयंत्र जो बनाया गया है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, इस हेतु पहला प्रयोग जो है हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है संयंत्र को। भारत ने अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथेनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है और इस हेतु जो पहला संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने कौन सी तकनीक विकसित की है, तो कोयला से मेथेनॉल आपका बनाने की तकनीक जो है विकसित की गई है भारत में। अगला हमारा है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, नाम क्या है, रुद्र इसका नाम है। ये नाम ही आपको याद रखना है क्योंकि आप इस समय देख रहे होंगे काफ़ी सारे नए नए नाम आपके सामने आ रहे होंगे, जिनमें आप देख रहे हैं परम प्रवेगा, उसके अलावा अभी हाल ही में परम गंगा, देवी शक्ति और साथ साथ जितने भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कदम हो गया, सिद्धार्थ हो गया और आपके दुर्गा नाम से एक राजस्थान में पेट्रोलियम स्थल मिला है। ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके यही नाम मिलते हैं पेपर में। तो 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, नाम क्या है, रुद्र को लॉन्च किया है। या रुद्र जो है सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा, एक प्रकार से कैलकुलेशन में तेजी आएगी सर्वर के माध्यम से। और अगला हमारा है टॉप 500 सूची। कौन सा, टॉप 500 सूची क्या डियर, तो ये एक प्रकार से दुनिया के टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी लिस्ट है। तो आइए देखते हैं हमारे देश में कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो शीर्ष पर है और साथ में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो 15 नवंबर 2021 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची में जो इसका 58वां संस्करण है डियर, याद रखिएगा, इसके अनुसार विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, तो जापान का, जिसका नाम है फुगाको। नाम क्या डियर, इसका फुगाको नाम है और कहाँ का है, तो जापान का सुपर कंप्यूटर है। लेकिन साथ में याद रखिएगा इस टॉप 500 की लिस्ट में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो पहला है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को 102वां स्थान दिया गया है, यानी भारत की तरफ से सबसे शीर्ष पर है परम सिद्धि। उसके बाद है प्रत्यूष 121वें स्थान पर और नेक्स्ट है मिहिर 228वें स्थान पर। इस प्रकार से इस टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को स्थान दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व के जो शीर्ष देश हैं, जिनमें पहले स्थान पर है फुगाकू, जापान से है, जिसके निर्माता फुजित्सु हैं। और इसकी गति कितनी है डियर? तो इसकी गति है 442 पेटाफ्लॉप्स। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? तो अमेरिका का है समिट, IBM के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसकी गति 148.6 पेटाफ्लॉप्स है। तीसरा सियरा है और ये भी अमेरिका का है, IBM के द्वारा इसको भी बनाया गया है 94.6 पेटाफ्लॉप्स के इसकी क्षमता के साथ में। और चौथा है सनवे ताइहू लाइट, ये चाइना का है, NRCPC के द्वारा बनाया गया है 93 पेटाफ्लॉप्स का। और पांचवा है पर्ल लिम्यूटर, अमेरिका का है, जो HPE के द्वारा बनाया गया है 70.9 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता के साथ में। इस प्रकार से ये सारे सुपर कंप्यूटर थे जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से देश से संबंधित है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा शीर्ष पर है। इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा डियर? प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग कहां पर बनाया गया है? एक प्रकार से ये 19 अगस्त 2021 को कॉर्ना यानी कर्ण जो झील रिसोर्ट है, यहीं पर आपका स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है कहां पर है? तो कोर्ना यानी कर्ण झील रिसोर्ट के पास में। और ये झील है कहां पर? तो याद रखिएगा, ये जो है दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित है ये आपकी झील। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन चुका है। कौन सा? दिल्ली से चंडीगढ़ का जो रास्ता है ये देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। अगला हमारा पॉइंट है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2022 कौन सा डियर? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का ये चौथा संस्करण जारी किया गया है, याद रखिएगा। 29 जून 2021 को ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, जो इसका चौथा संस्करण है। और साथ में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की साइबर सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का मापन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाएगा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक से। ITU के 193 सदस्य देशों एवं फिलिस्तीन के 104 ये आपका तो कुल 194 देशों के जो इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों के सुधार के साथ में 10वां स्थान हासिल कर लिया है। भारत की रैंकिंग क्या हो चुकी है? तो भारत की रैंकिंग हो गई है 10वां। कितने स्थान की बढ़ोतरी हुई है? तो 37 स्थानों का सुधार किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जो शीर्ष 5 यहाँ पर देश हैं, इन शीर्ष 5 में पहले स्थान पर कौन है? तो 100 के स्कोर के साथ अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जो हैं 99.54 के स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर हैं। एस्टोनिया तीसरे स्थान पर है 99.48 के स्थान पर। और ये आपके चौथे स्थान पर कोरिया है, सिंगापुर है और स्पेन है। और 5वें स्थान पर है रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया शामिल है इस इंडेक्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन ये 0 अंक के साथ में इस आपके सूचकांक में अंतिम स्थान पर यानी 182वें स्थान पर है, याद रखिएगा। 182वें स्थान पर कौन है? तो ये देश का नाम है माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। और ये हमारा तीसरा जो है ये अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डियर ये बनेगा कि दुनिया का सबसे पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका का निर्माण किया गया है। अभी हाल ही में दुनिया का 3 खुराक वाला रेबीज टीके का निर्माण किया गया है। और ये आपका 8 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद गुजरात में स्थित किसके? प्रमुख फार्मा कंपनी कैंडेला के द्वारा विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका विकसित किया गया है। और ये भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, हमारे भारत में विकसित किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनता है डियर, क्योंकि दुनिया में इसके पहले 3 टीकों वाला ये रेबीज का टीका किसी भी देश के द्वारा विकसित नहीं किया गया था। और कंपनी के द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज जो वैक्सीन है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है द रेबीज। क्या नाम है? द रेबीज इसका नाम है। और याद रखिएगा भारत ने वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य भी रखा है। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला
ये जो कैडिला है ये कहाँ पर है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये विश्व का पहला 3 खुराक वाला टीका है जो किस बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है, तो रेबीज बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। उसके अलावा इसका नाम क्या रखा गया है इस वैक्सीन का, तो द रेबीज रखा गया है। और ये भारत के द्वारा एक प्रकार से इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य, रेबीज को समाप्त करने का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है, तो 2030 तक। अगला हमारा है मनुष्य में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण। क्या बात है, मनुष्य का हृदय नहीं मिला तो सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण कर दिया गया मनुष्य के शरीर में। इसे कहते हैं साइंस। आज के समय में भगवान की हर रचना में यहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य में सुअर के हृदय के प्रत्यारोपण किए गए हैं। जनवरी 2022 में अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट के अंदर सुअर के हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। और यह प्रत्यारोपण जो है मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा डियर, तो यह जो है मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। और साथ में अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के दिल को अनियमित दिल की धड़कन वाले रोगी में प्रत्यापित किया गया है। मानव में जानवर के अंग के प्रत्यारोपण को जेनो ट्रांसप्लांटेशन या विषम जात प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसे किस नाम से जानते हैं, तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन और या फिर विषम जात प्रत्यारोपण के नाम से जानते हैं। किसके अंदर ये प्रत्यारोपण किया गया है, तो उनका नाम है डेविड बेनेट। ठीक है, कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। और कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको, डॉक्टरों के द्वारा इसको प्रत्यारोपण किया गया है, तो मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है डियर, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021। कौन सा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के बारे में। अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो वो चाइना देश है। तो याद रखिएगा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 241 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से पूरे विश्व में लगभग 6,27,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हुई है 2020 में। 2020 में कितनी मृत्यु हुई है डियर, तो लगभग 6,27,000 लोगों की मृत्यु सिर्फ मलेरिया बीमारी की वजह से हुई है। और यह रिपोर्ट बताता है कि 2019 से वर्ष 2020 के मध्य में मृतकों की संख्या में लगभग 12% की वृद्धि की दर्ज की गई है डियर। कितने प्रतिशत की, तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखिएगा 241 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं मलेरिया के 2020 में। रिपोर्ट जारी की जाती है WHO के द्वारा। वैश्विक स्तर पर सभी मलेरिया मामलों का लगभग 1.7% और कुल मृत्यु का लगभग 1.2% केवल भारत में दर्ज किया गया है। याद रखिएगा, यानी हमारे भारत में 1.7% लोग इससे ग्रसित हैं और जो टोटल मृत्यु हुई है लगभग 6,27,000, उनमें से 1.2% जो है भारत में हुई है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें डियर, दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो इस पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक योगदान भारत का रहा है। लगभग 83% मामले केवल भारत में हैं। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो सारे देश हैं उनमें से सारे देशों को मिलाकर 17% है और भारत में अकेले 83% है। ठीक है, तो इस प्रकार से जबकि इसी क्षेत्र में घटित कुल मृत्यु में भारत की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 82% की है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित जो पॉइंट है डियर, वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है IVF तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ था। अभी तक आप लोगों ने सुना था कि IVF के माध्यम से एक मानव बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अद्भुत चीजें करके दिखाई हैं और वो है IVF तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। और ये बन्नी नस्ल की जो भैंस है ये 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पहली बार प्रथम IVF बन्नी बछड़े का जन्म हो चुका है। और यह प्रक्रिया सुशीला एग्रो फार्म्स के द्वारा पूरी की गई है। और यह है कहाँ पर,
गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में IVF तकनीकी के माध्यम से बन्नी बछड़े का जन्म कहां पर या किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। और कौन से जिले में, तो सोमनाथ जिले के धनेज गांव में। नेक्स्ट हमारा है मॉस्क्यूरिस, पहली मलेरिया रोधी या आपकी टीका है। यहाँ पर अभी हमने देखा रेबीज का टीका, उसके अलावा ये मलेरिया रोधी टीका है और मलेरिया बीमारी के लिए ये पहला टीका बनाया गया है। नाम क्या है? मॉस्क्यूरिस। इस टीके का व्यावसायिक नाम मॉस्क्यूरिस है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनुमोदित यह पहला मलेरिया रोधी टीका है। और यह टीका मध्यम से उच्च प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम मलेरिया संचरण वाले उप सहारा अफ्रीकी एवं अन्य क्षेत्रों में बच्चों को दिया जाएगा। ये मॉस्क्यूरिस जो टीका है, एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डियर कि WHO के द्वारा पहला मलेरिया रोधी टीका किसे घोषित किया गया है, तो आंसर होगा मॉस्क्यूरिस को। ठीक है, इसे जो है एक प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट है डियर, यानी सहारा जो है आपका, इसी क्षेत्रों में सबसे पहले इस टीके का संचार किया जाएगा, इसका वितरण किया जाएगा। और साथ में यह विश्व स्तर पर सबसे घातक मलेरिया परजीवी, जिसका नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के खिलाफ काफी प्रभावी होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कौन से मलेरिया के कौन से एक प्रकार से परजीवी के खिलाफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है अपने वन लाइनर सेशन में, और साथ में कई अन्य पार्ट्स में भी ये आपके क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का मतलब होता है आकाश के माध्यम से या फिर ड्रोन के माध्यम से लोगों के घरों तक मेडिसिन पहुंचाई जाए, मेडिसिन की सुविधा दी जाए। जहां पर लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते हैं, ऐसी जगह पर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के माध्यम से लोगों के घरों तक दवाओं को पहुंचाया जाएगा। ये आपका 11 सितंबर 2021 की बात है, जब तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को प्रारंभ किया गया है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इस परियोजना के लॉन्च होने के साथ में तेलंगाना जो टीके हैं, वैक्सीन से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यानी सबसे पहली बार इस योजना का संचार मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहां पर शुरू की गई है, तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। और साथ में ये जो वैक्सीन के लिए शुरुआत की गई, यानी आपके जैसे वैक्सीन को हर जगह पहुंचाने का काम दिया गया था कि सारे राज्यों में जितने भी गांव हैं, जगह जगह पर वैक्सीन का वितरण किया जाए और उनके टीके लगाए जाएं, जितने भी बच्चे हैं या महिलाएं हैं सभी को। तो इन वैक्सीन के वितरण के लिए ही या दवाओं के या मेडिसिन के लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए सुविधा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है चाइना मलेरिया मुक्त। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि चीन जो है ऐसा देश बना है जो मलेरिया मुक्त हो गया, यानी अभी हाल ही में चाइना ने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 3 दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। यानी इस पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चाइना पहला देश है जिसने अपने आप को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। और चाइना सहित विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। और हाल ही में एल सल्वाडोर 2021 में, अर्जेंटीना 2019 में, अल्जीरिया 2019 में तथा पराग्वे जो आपका दक्षिण अमेरिका में है 2018 में, उज्बेकिस्तान ये 2018 में, ये सारे ऐसे देश हैं जो अभी हाल ही में अपने आप को मलेरिया से मुक्त घोषित कर चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो 2022 में हुआ है उनमें आपका चर्चा में है, जिसका नाम है चाइना। तो चीन ने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित कर लिया है, याद रखिएगा। और ये सारे देश भी हैं जिन्होंने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषिट किया है, उसका प्रमाण पत्र भी WHO से प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला सीवीड पार्क। कौन सा डियर? देश का पहला सीवीड पार्क के बारे में 16 अप्रैल 2022 को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री ने तमिलनाडु में देश का पहला सीवीड पार्क की स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, तमिलनाडु में। किसके द्वारा? तो मत्स्य पशुपालन मंत्री के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और इस पार्क की स्थापना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि इस पार्क की जो स्थापना है किस योजना के तहत किया जा रहा है डियर, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट हमारा है कार्बन तटस्थ कृषि। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया है कि वह पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने कार्बन तटस्थ खेती की शुरुआत की है। तो केरल सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। और हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, पहला जैविक राज्य कौन सा बना था, तो सिक्किम बना था। और ड्रोन के माध्यम से दवाओं की छिड़काव और बीजों का छिड़काव करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है डियर, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। ये आपका एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है, यानी एक प्रकार से देशों में प्रदूषण की स्थिति को बताता है जो वायु प्रदूषण है। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है लगभग 117 देशों के जो पार्टिकल्स के, एक प्रकार से जो पार्टिकल्स है उनके आकार के आधार पर इसको तय किया जाता है। तो यहाँ पर 2.5 pm आंकड़ों पर आधारित है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत जो पार्टिकल्स की जो एक प्रकार से आकार हैं वो लगभग 2.5 सांद्रता म्यूजी पर मीटर क्यूब है, जिसकी दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं डियर? तो पहले स्थान पर बांग्लादेश है, यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे घटिया जो स्थिति है, सबसे बेकार स्थिति कहाँ की है, तो वो है बांग्लादेश की। दूसरे स्थान पर है चाड और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। इसमें अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें डियर, तो भारत का जो पार्टिकल्स का जो आकार है 2.5 सांद्रता में ये कितना है 58.1 म्यूजी पर मीटर क्यूब का इसका आकार है, जो भारत पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये क्रम याद रखिएगा। और साथ में सबसे पहले पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है अरावली जैव विविधता पार्क, भारत का पहला OECM उद्यान। ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क, ये आपका अरावली के नाम से आपको लग रहा होगा कि ये अरावली है कहाँ पर, तो अरावली रेंज आपकी है राजस्थान में डियर। ये आपका 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि, इसी दिन आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है, इसी दिन रामसर साइट की घोषणा की जाती है, आपको पता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर गुरुग्राम में स्थित यह आपका जो अरावली जैव विविधता पार्क है, ये है हरियाणा के गुरुग्राम में। और यहाँ पर अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर ये जो दर्जा है किसके द्वारा दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है। और ये पार्क जो है गुरुग्राम नगर निगम तथा IIM गुड़गांव के संयुक्त उद्यम से इसको शुरुआत किया गया, एक प्रकार से इसको निर्मित किया गया। इस पार्क को याद रखिएगा, जो कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, अगला है नए भारतीय रामसर। अगर स्थलों की बात करें भारत में जो नए रामसर स्थल हैं, इस समय भारत में टोटल रामसर जो स्थल हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 49, लगभग 50 पहुंचने वाला है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो नए रामसर साइट की यहाँ पर घोषणा की गई थी, उनमें 2 रामसर साइट शामिल हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो एक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। ये खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो ये आपका जामनगर गुजरात में है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी के तट के निकट में। यहाँ पर जितने भी आपके रामसर साइट घोषित किए जाएंगे वो कौन से राज्य में और कौन से जिले में हैं, ये आपके लिए याद होना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है डियर कि अभी हाल ही में किस स्थल को रामसर साइट घोषित किया गया है, या फिर जिस स्थल को, या पूछ लिया गया खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ की खाड़ी के पास में। और अगला हमारा है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है डियर। तो ये बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है।
और इस प्रकार यह अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 49 है, जिनमें से 10 केवल कहाँ पर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला हम बात करें डियर, तो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। कौन सा? सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य। सत्यमंगलम जो बाघ अभ्यारण्य है इसको TX2 अवार्ड दिया गया है। और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ये आपका तमिलनाडु में है, जिसको हाल ही में TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। TX2 का मतलब क्या होता है डियर? तो T का मतलब होता है टाइगर, X का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 2 का मतलब होता है डबल। यानी जहां पर टाइगर की संख्या डबल या उससे ज्यादा हो जाए उसी पार्क को दिया जाता है TX2। याद रखिएगा, TX2 उसी को दिया जाता है। और ये आपका सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को दिया गया है इस बार का TX2 अवार्ड। और क्यों दिया गया है डियर? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। और यहाँ पर पहले 2011 में केवल 25 बाघ थे। यहाँ पर 2011 में बाघों की संख्या कितनी थी? केवल 25 थी। लेकिन आज यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 80, यहाँ पर 80 पहुंच गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x2 अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। 25 से 75 हो चुका है। याद रखिएगा, 75 के पार हो गया, यानी लगभग 80 है यहाँ पर बाघों की संख्या। नेक्स्ट हमारा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जब भी जारी होती है तब उसकी रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं, वन आवरण कितना है, कौन से राज्य में कितना है, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं की जाती हैं और यही आपके एग्जाम में आते हैं। भारत की ये कौन सी रिपोर्ट है? तो याद रखिएगा, ये भारत की 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जिसे 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। और आपको पता है भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर यह आपका कुल वन और वृक्ष आच्छादन है, जो हमारे देश के टोटल क्षेत्रफल पर कितना है? लगभग 24.62% है लगभग। याद रखिएगा, 24.62% है हमारे देश के टोटल एरिया के। और साथ में देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। और देश के, ये आपका वर्ड रिपीट हो गया डियर, इसमें कुल वनावरण कितना है टोटल में, यानी जो 8,09,537 टोटल है, इनमें से वनावरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और साथ में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 21.67% है। याद रखिएगा, ठीक है, 21.6 या आपका 71% है जो देश के कुल वनावरण का, ये आपका टोटल परसेंट है वनावरण का। वृक्षावरण और वनावरण दोनों में डिफरेंस है डियर, याद रखिएगा। और ये जो आपका यहाँ पर था 8,09,000, ये टोटल वृक्षावरण और वनावरण दोनों एक साथ दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टोटल वनावरण जो है 21.71% है आपका, 21.71, और टोटल कितना है 24.62, तो यहाँ पे अगर वृक्षावरण ना भी दिया हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम है मिजोरम। ये प्रतिशतता की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम मिजोरम है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद मेघालय है। तो कम से कम शीर्ष 3 जो है उनका याद होना चाहिए डियर। और उसके अलावा वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके अनुसार से हमारे देश के जो शीर्ष 5 राज्य हैं, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है, लगभग 647 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा दूसरे स्थान पर है तेलंगाना, 632 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर उड़ीसा है 537 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर है कर्नाटक, लगभग 155 वर्ग किलोमीटर। और छठे स्थान पर है झारखंड, ये आपका 5वें स्थान पर कौन सा?
झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। ये सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं जहां पर वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका जो रिपोर्ट जारी की गई इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण जो 14,817 वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल पर लगभग जो टोटल क्षेत्रफल है वो 2.4 लाख है उत्तर प्रदेश का, और इसके टोटल क्षेत्रफल का लगभग 6.15% क्षेत्रफल पर ही वनावरण है, वृक्ष आपका याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल लगभग 22,238 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जो 3 जिले हैं उनमें सोनभद्र पहले स्थान पर है लगभग 35.29% वनावरण के साथ में, चंदौली दूसरे स्थान पर है 21.78% के साथ में, और चित्रकूट जो तीसरे स्थान पर है 19.64% के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि निर्धारित किया गया है देश में किसी भी स्थान का कम से कम 33% वनावरण होना चाहिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, लेकिन ये 33% से काफ़ी कम है और टारगेट कम से कम 33% होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जरूरत है अभी वनावरण और वृक्षावरण के परसेंटेज को बढ़ाने की। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात करें डियर तो कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव क्षेत्रफल। और होगा कहाँ, तो सिंपल सी बात है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। इस प्रकार से सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो आच्छादित हैं वो पश्चिम बंगाल देश के कुल मैंग्रोव वन का लगभग 42.35% कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हमारा है देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अगला हमारा है काजू वैली आर्द्रभूमि, तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन सा, काजू वैली आर्द्रभूमि जो है ये आपका तमिलनाडु में है, जिसे उस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु का। ये आपके बारे में बात करें काजू वैली आर्द्रभूमि की, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और ये आर्द्रभूमि तमिलनाडु के तिल्लुपुरम जिले के वनूर और मरक्कनम गांव या आपका तालुका में स्थित है, याद रखिएगा कहां पर, ये तमिलनाडु में। काजू वैली आर्द्रभूमि 2 पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखिएगा, पहला कि उसका नाम क्या है तो काजू वैली, दूसरा किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है तो 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्मॉग टावर। स्मॉग टावर यानी एक प्रकार से जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ की प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए इस स्मॉग टावर का प्रयोग किया जाता है, जो प्रदूषण को सोखने का काम करता है एक प्रकार से। तो यह 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर इसका उद्देश्य है प्रदूषण को खत्म करना और ऑक्सीजन की उचित मात्रा को बनाए रखना, इस स्मॉग टावर का उद्देश्य होता है। और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो पहला स्मॉग टावर है वो 2021 नवंबर में नोएडा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला जो स्मॉग टावर है ये दिल्ली में स्थापित किया गया है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में पहला स्मॉग टावर 2021 नवंबर में स्थापित किया गया है नोएडा में। अगला हमारा है डुडोंग संरक्षण रिजर्व। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है डियर अपने वन लाइनर सेशन में। डुडोंग संरक्षण रिजर्व, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनको इसीलिए सारी चीज़ों को आसानी से डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप इन सारी चीज़ों के नोट्स आसानी से बना सकें, क्योंकि ये वो किताब है कि नोट्स हैं जिसका इंतजार आप पूरे 1 वर्ष करते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। याद रखिएगा, आप कह सकते हैं एक प्रकार से 100% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, इसी किताब से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सारे पॉइंट को कवर किया गया है। तो प्रथम डुडोंग संरक्षण रिजर्व जो है ये 3 सितंबर 2021 को किसके द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये आपका अदिरापट्टिनम से अमापट्टिनम
तक की खाड़ी, जो आपका पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में इसको विस्तारित किया गया है। नाम क्या है? हमारे भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट हमारा है रामप्पा टेम्पल और धौलावीरा विश्व के धरोहर स्थलों में घोषित किया गया है। रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और उसके अलावा धौलावीरा, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर है धौलावीरा। विश्व धरोहर समिति की आपका 44वां बैठक था, जिसमें भारत के 2 नए स्थलों को, रामप्पा टेम्पल जो कहाँ पर है? तेलंगाना में है, और सैंधव स्थल धौलावीरा जो गुजरात का एक विश्व विख्यात जो है धरोहर स्थल है, उसे यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये आपका रामप्पा मंदिर जो है भारत का 39वां तथा धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं डियर, धौलावीरा से जो था ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी पूछा गया था इस बार। इसमें जो धौलावीरा है, यानी क्यों इसको जो है यूनेस्को की साइट में घोषित किया गया है, तो एक प्रकार से यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण इसे यूनेस्को की साइट में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु, ये आपका 5वां है, सॉरी डियर, कौन सा? 5वां बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी किया है। और इस बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? श्री विलिपुतुरम या आपका विलिपुतुर मेघामलाई जो है इसका नाम है, याद रखिएगा। जो हमारे देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है, सॉरी ये देश का 51वां है, और तमिलनाडु का कौन सा है डियर? तो तमिलनाडु का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु का 5वां है और देश का कौन सा है? तो 51वां बाघ अभ्यारण्य है। कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गगन का उड़ान परीक्षण, कौन सा? गगन का उड़ान परीक्षण। ये गगन क्या है आपका? तो ये जो गगन है एक प्रकार से ये राजस्थान के हवाई अड्डे से इसको जो है परीक्षण किया गया है, और ये एक प्रकार से एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। इसे 28 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ से डियर? तो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे से। यह सफल परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन चुका है इस गगन उड़ान का परीक्षण करके। और साथ में इंडिगो ने 27 अप्रैल 2022 को गगन का उपयोग करके ATR 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड करवाया है। किसका प्रयोग करके? इसी जो आपका परीक्षण किया गया है गगन, इसी के माध्यम से, इसी का प्रयोग करके ATR 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हंस NG नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान। नाम क्या है? हंस इसका नाम है डियर। यह आपका 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच में भारत के पहले स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान, नाम है हंस NG। क्या नाम है डियर? हंस NG इसका नाम है, जिसको समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। और यह परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पुडुचेरी में इसका परीक्षण किया गया है। और साथ में ये जो विमान है इसे DGCA के द्वारा टाइप प्रमाणन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है। और साथ में 3 सितंबर 2021 को हंस NG की उड़ान जो है एक प्रकार से भारत की प्रथम आपकी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जो एक प्रकार से 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है हंस NG। यानी इसके माध्यम से ये जो आपका विमान है, ये हमारे देश में नए नए जो पायलट होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसका जो है परीक्षण किया गया है हंस NG का। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला ड्रोन स्कूल। देश का पहला हमारा ड्रोन स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। और साथ में याद रखिएगा 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई है। और अन्य जो 4 शहरों में इसकी स्थापना किया जाएगा ड्रोन स्कूल की, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर MP की जो कैपिटल है भोपाल, इंदौर, जबलपुर
और सतना, और साथ में ग्वालियर में तो इसकी स्थापना की ही गई है। इस प्रकार से 5 ड्रोन स्कूल हो जाएंगे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी, इसके साथ साथ यह विद्यालय ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में भी मील का पत्थर साबित होगा। अगला हमारा है भारत की एक नई मिसाइल, नाम क्या है, प्रलय। दुनिया में कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसके लिए डियर प्रलय आएगा, याद रखिएगा। वो चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, किसी को इतनी जरूरत करने की जरूरत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा सके, क्योंकि भारत के अंदर इस समय प्रलय है और प्रलय नाम की नई मिसाइल की जो है भारत के द्वारा परीक्षण किया गया है। 22 से 23 दिसंबर 2021 को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सही जो आपके प्रलय मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया है और यह पहला अवसर था जब भारत में लगातार 2 दिनों के अंतराल पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। आपको पता है डियर, ये भारत है और आज के समय में पूरी दुनिया कोई भी मुसीबत आती है तो भारत की तरफ देखता है और यही जलवा इस समय कायम है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हाल ही के रिसेंटली 1 महीने के अंदर दुनिया का हर बड़ा देश भारत पहुंच चुका है। भारत की जरूरत है आज पूरी दुनिया को, क्योंकि भारत के बिना कुछ भी नहीं है। रशिया यूक्रेन युद्ध रोकना है तब भी भारत की मदद चाहिए और किसी भी क्षेत्र में भारत के बिना दुनिया सोच ही नहीं सकती है कुछ। इसीलिए अभी हाल ही के 1 से 1.5 महीने के अंदर दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने भारत के यात्राएं की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, आपका सतह से सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 तथा रूस की 9K720 आपका इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है और ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक या बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया और चाइनीज की। नेक्स्ट हमारा है INS खुखरी को अभी हाल ही में डीकमीशन किया गया है। INS खुखरी को डीकमीशन किया गया है 23 दिसंबर 2021 को। नाम क्या है, INS खुखरी, जिसको सेवा मुक्त किया गया है। ये INS खुखरी पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कॉर्वेट है और इसका निर्माण मचगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। इसे 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, यानी 1989 में इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लगभग 33 साल हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि INS खुखरी को कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, तो लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद में। अगला हमारा पॉइंट है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। किसका डियर, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है 18 दिसंबर 2021 को। कहां पर किया गया है, तो उसी ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया है, जो इस मिसाइल का द्वितीय परीक्षण है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक प्रकार से सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, और इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें इसका जो टन है, इसका वजन है लगभग 23 से 25 टन का वजन है इस पूरी मिसाइल का, याद रखिएगा। अग्नि 5 ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्नि प्राइम मिसाइल है, क्योंकि अग्नि के कई अन्य संस्करणों के भी परीक्षण किए जा चुके हैं। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, कौन सा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, यह आपका 11 दिसंबर 2021 को अपने स्वदेश यानी निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो पूरी तरह से भारतीय मिसाइल है, स्वदेश निर्मित मिसाइल है और यह परीक्षण DRDO के द्वारा तथा भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया था। ठीक है,
पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया है और इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई हैदराबाद के द्वारा डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन द्वारा विकसित किया गया है और हवा से सतह पर मार करने वाली यानी एयर टू सरफेस मिसाइल है। आपकी याद रखिएगा कौन सी डियर, एयर टू सरफेस मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 10 किलोमीटर की है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल से संबंधित, जिसका अनावरण रक्षा मंत्रालय जो आपकी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियां। दुनिया की शीर्ष शस्त्र उत्पादक कौन सी कंपनियां हैं? ये सिपरी की रिपोर्ट है। सिपरी की रिपोर्ट हमेशा आपके एग्जाम में जब भी रिपोर्ट जारी की जाती है तब इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं डियर। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 6 दिसंबर 2021 को 2020 में यह आपका विश्व में शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की सूची जारी की गई है 2021 की। इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 1.3% की वृद्धि की गई है शस्त्रों के निर्माण में, याद रखिएगा। और वर्ष 2020 में विश्व की शीर्ष जो कंपनियां हैं 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के रैंकिंग में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और ये 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन है डियर? ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो शीर्ष जो 100 कंपनियों के हथियारों की बिक्री में भारत की जो हिस्सेदारी है वो लगभग कितनी है? तो 1.2% है। और शीर्ष उत्पादक जो कंपनियां हैं उनका नाम क्या है? तो पहले स्थान पर है लॉकहीड मार्टिन कॉर्प। कहाँ की है? तो अमेरिका की है। और इसकी शस्त्रों की बिक्री में कुल बिक्री का जो प्रतिशत है लगभग 89 है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है रेथियन टेक्नोलॉजी अमेरिका की, तीसरे पर है बोइंग अमेरिका की, चौथे पर है नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्प अमेरिका की और पांचवें पर है जनरल डायनेमिक्स कॉर्प अमेरिका की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं शुरुआत के सारे स्थानों पर कब्जा अमेरिका की सैन्य एजेंसियों का है। और ये आपका अगला है पिनाक मिसाइल। कौन सा? खतरनाक है पिनाक मिसाइल। पिनाक ईआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये दिसंबर 2022 में पिनाक ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया है। पिनाक हेतु एरिया डिनायल म्यूशंस यानी एडीएम को ARD पुणे के द्वारा डिजाइन किया गया है। और साथ में ये जो पिनाक है ये है क्या? तो भगवान शिव के ये धनुष का नाम है पिनाक और उसी के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। पिनाक मार्क 1 प्रणाली की एक मारक क्षमता लगभग 38 से 48 किलोमीटर तक की है, जबकि पिनाक मार्क 2 जो है यह रॉकेट प्रणाली की जो मारक क्षमता है लगभग 60 किलोमीटर की है। यानी इसके पहले जो विकसित किया गया था पिनाक मिसाइल वो उसकी क्षमता लगभग केवल 38 से 48 किलोमीटर की है, लेकिन जो MK2 जो नई विकसित की गई है उसमें 60 किलोमीटर की मारक क्षमता है, याद रखिएगा। अगला हमारा है आईएनएस वेला। अभी हाल ही में आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस आपकी वेला है क्या डियर? तो 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर एक आयोजित समारोह के माध्यम से जो आपकी अभी हाल ही में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस वेला, इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और वेला भारतीय जो नौसेना में शामिल एक पनडुब्बी है, इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण जो 6 पनडुब्बियां हैं उन्हीं की श्रृंखला में से ये चौथी पनडुब्बी है आईएनएस वेला। यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? तो 6, जिसमें से चौथी पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस वेला। और यह एक प्रकार से डीजल और इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बी है जो रडार की पहुंच से बचकर निकल सकती है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी नाम क्या था? आईएनएस कलवरी उसका नाम था, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यानी इस प्रोजेक्ट 75 के तहत में बनने वाली जो 6 पनडुब्बियां हैं उनमें से सबसे पहली
पनडुब्बी का नाम क्या था डियर? तो उसका नाम था INS कलवरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, अगला है INS वागसीर का जलावतरण। अभी हाल ही में INS वागसीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे मुंबई स्थित मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के यहाँ पर लिमिटेड के द्वारा इस पनडुब्बी को जलावतरित किया गया है। INS वागसीर को कब किया गया है? तो 20 अप्रैल 2022 को। और ये जो आपकी पनडुब्बी है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, उन्हीं आपके प्रोजेक्ट 75 के तहत में इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। और ये इस पूरे मिशन की सबसे अंतिम पनडुब्बी है, याद रखिएगा। इस वागसीर का नामकरण एक सैंडफिश परिवार की एक मछली के नाम पर इसका नाम किया गया है। अगला हमारा है INS विशाखापत्तनम। कौन सा डियर? INS विशाखापत्तनम। अभी हाल ही में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, INS विशाखापत्तनम को। इसको कहां पर शामिल किया गया है? तो मुंबई के स्थित नौसैनिक पोतगाह में आपके यानी एक प्रकार से मुंबई डॉक यार्ड में इसको भी जो है जलावतरित किया गया है। नाम क्या है? INS विशाखापत्तनम। इसकी लंबाई लगभग 183 मीटर की और 17 मीटर चौड़ी है और 7400 टन से अधिक वजन से ये आपका निर्मित की गई है आप INS विशाखापत्तनम। और यह भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। और इसकी गति कितनी है डियर? लगभग 30 नॉट की गति को प्राप्त कर सकता है INS आपका विशाखापत्तनम। अगला हमारा है रुस्तम 2 ड्रोन। नाम क्या है? रुस्तम, छुपा रुस्तम आपका ड्रोन है। ये मूवी का नाम नहीं है डियर। रुस्तम एक प्रकार का ड्रोन है जिसका निर्माण हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में इसका परीक्षण कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में DRDO के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, 13 नवंबर 2021 में। रुस्तम 2 एक जुड़वा टर्बोप्रॉप संचालित ड्रोन है जिसे निगरानी और टोही मिशनों के लिए भेजा जाता है, यानी एक प्रकार से सर्विलांस के लिए या खोज करने के लिए खुफिया कार्य में इसको लगाया जाता है। और इसकी लंबाई 9.5 मीटर की है। और साथ में रुस्तम 2 अधिकतम 22,000 फीट की ऊंचाई तक और लगातार 20 घंटे से अधिक तक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है रुस्तम ड्रोन। अगला हमारा है INS तुसीर। INS तुसील का भी अभी हाल ही में जलावतरित किया गया है। कहां पर जलावतरित किया गया है? तो ये कॉलिनग्राद रशिया में इसका जलावतरण किया गया, याद रखिएगा। यानी एक प्रकार से INS तुसील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रशिया के द्वारा किया गया है भारत के लिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। रूस के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी की स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन एवं निर्मित किया गया है जिसका नाम है INS तुसीर। अगला हमारा है अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण। कहां पर हुआ है? तो अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और जो आपका अग्नि 5 है इसकी लंबाई है लगभग 17.50 मीटर और ये कितने टन का वजनी है? लगभग 50 टन का वजनी है अग्नि 5। अभी अब इसके पहले हमने डिस्कस किया था अग्नि प्राइम के बारे में, ठीक है। और ये एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है या ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से 1.5 टन पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों प्रकार के युद्ध जो आपके युद्धकालिक उपकरण हैं उनको अपने साथ ले जाने में सक्षम है। और साथ ही अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय यानी एक प्रकार से किसी महाद्वीप के अंदर अंदर जो देश हैं उन पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो लगभग 8,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आरंभिक क्षमता कितनी है डियर? तो 5,000 किलोमीटर। अगला हमारा है INS ध्रुव की तैनाती की गई अभी हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में विशाखापत्तनम में डियर। कहां पर? 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसैनिक पोत, नाम क्या है? तो नाम है ध्रुव, इसको आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है डियर? तो INS ध्रुव जो है भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला ट्रैकिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रकार से मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत यानी फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशियन सर्विलांस शिप है ये आपका
और इस आपके पोत को VC-11184 कोड नाम से विकसित किया गया है। अगला हमारा है INS राजपूत को सेवा मुक्त यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था INS खुखरी को सेवा मुक्त घोषित किया गया है, जिसका निर्माण 1989 में किया गया था। और ये आपका है INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया है 21 मई 2021 को। भारतीय नौसेना ने अपने पहले विध्वंसक पोत नाम क्या है, तो INS राजपूत, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये जो आपका INS राजपूत है, इसे विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह में कार्यमुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये हमारे देश का सबसे प्राचीन आपका विमान है, विध्वंसक विमान है। और INS राजपूत का निर्माण उस समय के USSR यानी एक प्रकार से जब रशिया का विभाजन नहीं हुआ था, उसी के द्वारा वर्तमान में कि जो आज के समय में जो यूक्रेन का क्षेत्र है, वहीं पर इसे आपको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है इसका मूल रूसी नाम क्या है डियर, तो मूल इसका रूसी नाम है नादेजनी, जिसका अर्थ होता है आशा यानी होप। और इसे 4 मई 1980 को इसे भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के एक प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था डियर। कब तैनात किया गया था, तो 1980 में, याद रखिएगा। और यह जो है INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था, राजपूत रेजिमेंट से आपका संबंधित होने वाला। और इस पोत का जो आदर्श वाक्य यानी मोटो है, राज करेगा राजपूत, इसका मोटो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, उनको इस माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं डियर। प्रमुख युद्धाभ्यासों में पहला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा इसका नाम है, जो हमारा प्रमुख युद्धाभ्यास है डियर। और इसमें ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो ये भारत और ये आपके भागीदार देश कौन है, तो अब भारत के द्वारा किया गया है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किया क्यों गया है, तो अभी हाल ही में जो आपका रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्धकालीन में रशिया में और यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय एक प्रकार से विशेष रूप से यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन गंगा को संचालित किया गया है फरवरी से मार्च 2022 में। और इस अभियान के तहत लगभग 23 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से बाहर निकाला गया है, जिसमें से यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के माध्यम से ये सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। अगला हमारा है धर्म गार्जियन। कौन सा धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ है, तो हमने बताया था आपको जापार्ट जाइमेक्स धर्म गार्जियन, ये सब भारत और जापान के बीच में होता है। और ये आपका वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो 27 फरवरी से 10 मार्च तक जिसका आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो बेलगाम कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2018 से भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का। अगला युद्धाभ्यास हमारा है लामितीय युद्धाभ्यास। इसको भी हमने अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में भी डिस्कस किया था डियर। भारत और सेशल्स के बीच में एक द्विवार्षिक सैन्याभ्यास है जिसका आयोजन 22 से 31 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो सेशल्स में किया गया है इसका आयोजन। और ये आपका 9वां संस्करण है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा 9वां संस्करण है। और हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला हमारा है मिलान जो है आपका 2022 का युद्धाभ्यास है। इसमें 40 से अधिक देशों के युद्धपोत और उनके प्रतिनिधि मंडल शामिल होते हैं मिलन युद्धाभ्यास में। यह आपका 26 फरवरी से 24 मार्च के बीच में आयोजन किया गया है। कहाँ पर, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो पूर्वी हमारा तटीय क्षेत्र है विशाखापत्तनम, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और ये इसका 11वां संस्करण है। और साथ में अभ्यास का बंदरगाह चरण 26 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है दस्तलिक युद्धाभ्यास डियर। कौन सा, दस्तलिक युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये सारे पॉइंट अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर ना हो रहा हो तो नोट कर लीजिएगा इसको अलग से डियर, ठीक है, ये सारे पॉइंट को। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जा रहा है। और सैन्य अभ्यास है जो 22 से 31 मार्च के बीच में किया जा रहा है यांग्योरिक उज्बेकिस्तान में, जो इसका 3रा संस्करण है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य एक प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करना है।
अगला हमारा है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास 2022 किसके बीच में हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में 7 से 10 मार्च तक के बीच के टाइम में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था, जो इसका 9वां संस्करण है और इसका भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व इसमें INS तिरछ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है मालाबार युद्धाभ्यास। आपको पता है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान इतने देश इसमें शामिल होते हैं। वार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये फिलीपींस सागर में आयोजन किया गया है 26 से 29 अगस्त के बीच में। 26 से 29 अगस्त के बीच में आयोजन किया गया है फिलीपींस सागर में, और इसमें भारतीय नौसेना की भागीदारी में कौन कौन सा? तो INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान भी इसमें शामिल था। और साथ में अगला हमारा है कोंकण अभ्यास, भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया गया है। नौसैन्य अभ्यास है एक प्रकार का, जो 16 अगस्त को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल में आयोजित किया गया है और भारतीय नौसेना की तरफ से इसमें INS तंवर ने भाग लिया था इस अभ्यास में। और कोंकण जो श्रृंखला है इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। अगला हमारा है कॉर्पेट युद्धाभ्यास, किसके बीच में हुआ डियर? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। कॉर्पेट युद्धाभ्यास ये एक प्रकार का नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो प्रतिवर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर में, जो इसका 37वां संस्करण था। और साथ में भारतीय नौसेना पोत में INS खंजर, जोर्नियर आपका मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट ने इसमें भाग लिया था। और नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये आपका जो है भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। कोविड-19 राहत अभियान है, यानी इसके माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित जो देश हैं उनको भारत के द्वारा एक प्रकार से मदद की जा रही थी इस आपके ऑपरेशन के तहत। इसमें मेडिकल ऑक्सीजन एवं विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए इसको लगाया गया था। और साथ में भारतीय नौसेना के 7 जहाज़ों को इसमें तैनात किया गया था, जिसमें INS कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तंवर, त्रिकंद तथा एरावत ये सारे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट हमारा है युद्ध अभ्यास 2021, किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन किया जाता है। ये आयोजित हुआ था अलास्का USA में 15 से 29 आपके अक्टूबर में। 17वां संस्करण है इसका, याद रखिएगा इस युद्धाभ्यास का। और नेक्स्ट हमारा है जाइमेक्स, अभी हमने आपको बताया था जापार्ड, जाइमेक्स और धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है। ये एक प्रकार का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास था जो 6 से 8 अक्टूबर को अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था और यह इसका 5वां संस्करण था। अगला जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है अजेय वॉरियर, अजेय वॉरियर युद्धाभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और यह आयोजन हुआ था 7 से 20 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पर? तो चौघटिया, उत्तराखंड, भारत में ये आपका इसका जो है एक प्रकार से अभ्यास का आयोजन किया गया था, जो इसका 6ठा संस्करण है। नेक्स्ट हमारा है शांतिपूर्ण मिशन, SCO के सदस्य देशों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये SCO यानी आपका संघाई कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी में ये एक प्रकार का द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका 13 से 25 सितंबर 2021 को आयोजन किया गया था ऑरेनबर्ग, रशिया में। ये इसका 6ठा संस्करण है जिसमें SCO के सदस्यों के बीच के घनिष्ठता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सूर्य किरण, और आपको पता है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में किया गया था। इसका 15वां संस्करण था जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को एक प्रकार से रोकना है। नेक्स्ट हमारा है शक्ति युद्धाभ्यास, किसके बीच होता है डियर? तो भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित किया गया है फ्रांस में। ये इसका 6ठा संस्करण था और साथ ही इसका 5वां संस्करण जो है राजस्थान में 2019 में आयोजित किया गया था। इसका नेक्स्ट है पासेक्स युद्धाभ्यास, भारत और रूस के बीच में। ये एक प्रकार का नौसेना युद्धाभ्यास है, यानी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था 14 जनवरी को। किसके बीच में डियर? तो भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में। नेक्स्ट हमारा है एक्वेरियन 2021, किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। ये एक प्रकार का सैन्य समुद्री अभ्यास था जिसे 6 से 19
दिसंबर तक आयोजित किया गया था और ये मालदीव में आयोजित किया गया था, जो इसका 11वां संस्करण है। इस प्रकार से सारे आपके युद्धाभ्यास कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अपने सेशन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यहाँ पर आपके करंट अफेयर के जो वैज्ञानिक परिदृश्य में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है, रशिया के द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम क्या है डियर? सरमत उसका नाम है। क्या नाम है? तो इसका नाम है सरमत। अगला हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये इसका 8वां संस्करण है, गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जापानी खगोलविदों के द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या दिया गया है? सबसे दूर स्थित आकाशगंगा कौन सी बन गई है डियर? तो उसका नाम है HD1। ये आपकी जो है लगभग 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है भारत, ये आपकी याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी से। और नेक्स्ट है, भारत की पहली मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट से प्रयुक्त विमान, जिसका नाम क्या है डियर? तो ये आपका नाम है 228 से उड़ान भरने वाला किन स्थानों के मध्य में इसको संचालित किया गया है? भारत का पहला डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट, तो ये डिब्रूगढ़ आसाम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के बीच में इसका संचालन किया गया है। डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है, कोविड-19 से सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया के पहले देश की बात की जा रही है डियर, तो कौन सा देश है? तो वो देश है भारत के द्वारा। उसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ से शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य में जो आपका शहर है इंदौर, जो दुनिया में भारत एक प्रकार से हमारे देश में आप कह सकते हैं लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। उसके अलावा किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में समझौता किया है? तो उसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तेलिनी लालपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022 और 23 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये कर्नाटक का एक मंदिर है डियर, जिसका नाम क्या है? तो होयसल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेंढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो एक प्रकार की ये पर्यावरणविद हैं जिनके नाम पर इस मेंढक का नाम रखा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी जो आपका एटलस है वो केरल के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि अभी हमने केरल में पढ़ा कार्बन तटस्थ कृषि करने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। और देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन में वैज्ञानिक परिदृश्य से जितने भी पॉइंट बनते थे आपकी दृष्टि 2022 की बुक से डियर, उन सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और सेशन आपको कैसा लगा? घटना चक्र की ये पहल जो आप लोगों के लिए आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक दृष्टि 2022 के लिए तैयार किया गया है, आप लोगों ने इसको कैसे देखा है, आप लोगों को कैसे प्रभावित किया ये सेशन, एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले नए टॉपिक के साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।